स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग वीडियो के लिए पेपर कर रहे थे, तो आज हमारा अभ्यास सेट जो प्रश्न है वो दूसरा है। आप लोगों ने इस प्रश्न पत्र को पहले हल कर लिया होगा और ये आप लोगों ने कहाँ हल किया है मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने नहीं किया है तो वो जाकर इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर आप जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन है हमारा निधि एकेडमी, ठीक है। टेस्ट सीरीज पर आप जाके यहाँ पे वीडियो का आपको जो ये टेस्ट पेपर दिख रहा है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ जाके आप इसको हल कर लीजिएगा। अभ्यास सेट 2 आपका आ चुका है तो उसे आप हल कर लीजिए। अब मैं आज उसकी व्याख्या बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप इस परीक्षा के लिए बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक कंप्लीट बैच दे दिया है मैंने यहाँ पर, जिसका प्राइस है 199। तो आप जाकर, ये बैच कोड है इसका 019, ठीक है, 19 बैच कोड है इसका। तो वीडियो पुनः परीक्षा के लिए बैच ये दिया हुआ है तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, हम बहुत जल्दी से करेंगे। तेज गति से पढ़ूंगी, तेज गति से करवाऊंगी, आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर देना है, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अपत्नीक, अपत्नीक या विपत्नीक, विधुर या वियोगी। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती उसको विपत्नीक कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है ख, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे? जिसका संबंध उपनिवेश से होता है, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद। तो आपको पता है इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। औपनिवेशिक हम कहते हैं उसको, ठीक है, जिसका संबंध उपनिवेश से होता है। उपनिवेश में एक प्रत्यय जोड़कर ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? हमें, यानी इसमें 3 बादल के पर्यायवाची होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत तेज कराऊंगी इसको क्योंकि हमें ये 50 प्रश्न हल करने के लिए परीक्षा में 40 ही मिनट दिए गए हैं। तो 40 मिनट से कम में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया है मेघ, ऑप्शन दिया है धाराधर, ऑप्शन दिया है जलद, ऑप्शन दिया है अम्बुद। तो अम्बुद, जलद, धाराधर ये तीनों बादल के पर्यायवाची होते हैं। ये मेघ ही हमारा ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। वो मेघ नहीं, मेघ होता है, ठीक है। क्या होता है? मेघ, बादल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा के लिए भावार्थ बताना है। मुहावरा है आपका ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको भावार्थ बताना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक गुण के साथ दूसरा गुण। तो देखो, कहते हैं ना, जैसे कहा है एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो पहले से ही कड़वा है और ऊपर से फिर नीम और चढ़ा दिया उस पर, यानी और कड़वा हो गया। तो यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सही वर्तनी चुननी है। प्रेमचंद शब्द की वर्तनी दी है, तो देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया प्रेम, तो ये नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। न पूरा दिया है, ये कट जाएगा। और ध्यान देना, अब ये प्रेमचंद्र या प्रेमचंद, तो ये नाम जो होता है वो प्रेमचंद होता है। तो इसका उत्तर जो है घ हो जाएगा। इसमें ये द्र लगा है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर घ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं, ठीक है। ये आपको फैक्ट है, ये याद करना होगा। तो इसका उत्तर जो है वो ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो कह रहा है हिंदी की आदि जननी, आदि का मतलब है शुरुआत, प्रारंभ। तो हिंदी की प्रारंभ, अब ये कहें कि हिंदी तो एक भाषा है, इस भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन दिया है पाली, संस्कृत, प्राकृत या उक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आदि जननी संस्कृत को कहा गया है, यानी जो सबसे पहले थी शुरुआत में। तो शुरुआत में संस्कृत थी, इसीलिए इसका उत्तर ख आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 8।
रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? ये कह रहा है रस की उत्पत्ति में जो आश्रय होता है उसकी चेष्टाएं जो होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। तो जब आप रस पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अनुभाव क्या होता है, आश्रय आलंबन की चेष्टाएं होती हैं। ठीक है, तो आश्रय आलंबन की चेष्टाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में कौन सा अध्यवसाय का विलोम है? अध्यवसाय का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रमी होना। ठीक है, तो अध्यवसाय का विलोम क्या हो जाएगा? अध्याय नहीं, ये नहीं होगा। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय ही इसका विलोम होगा। ध्यवसाय गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ख हो गया। ठीक है, अनध्यवसाय मतलब जो मेहनत ना करता हो, जो परिश्रम ना करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए शब्द युग में विलोम की दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो आपको बताना है अब ये क्या है? शब्द और विलोम है, शब्द जोड़े दिए हैं, इनमें से जो गलत है वो आपको बताना। ऑप्शन कह रहा है अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो देखो आकृष्ट और विकृष्ट दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जड़, चेतन दोनों एक दूसरे के विलोम है। अनंत, शांत, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, शांत मतलब जिसकी कोई सीमा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अनुग्रह और आग्रह ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। यानी अनुग्रह मतलब बात को कहना, यानी अनुनय विनय करना, आग्रह का मतलब भी अनुनय विनय करना है, तो दोनों एक तरह से पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य की बात कर रहा है यहाँ पर। तो पहला वाक्य क दिया हुआ है, कमीज की आस्तीन फटी है। ख कह रहा है आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। ग कह रहा है मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। और घ कह रहा है हमें यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो देखो यहाँ पे सही वाक्य पूछ रहा है, तो 3 गलत वाक्य निकाल दो। आस्तीन नहीं आस्तीन होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। क्या आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो गलत हो जाएगा। क्या आपने अभी भोजन नहीं किया है, ये हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। मेरा अनुग्रह है, अनुग्रह नहीं मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो हमारा उत्तर मिल गया घ, हमें यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये वाक्य हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सही वाक्य मिलता है। अगला वाक्य प्रश्न संख्या 12। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? तो रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका या पौम चरियु। तो यहाँ पर साकेत जो है, ठीक है, ये आधुनिक राम काव्य माना जाता है साकेत को। ठीक है, तो ये इसका आंसर ख हो गया। और इसके बाद नंबर 13। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है? ये कह रहा है समुच्चय बोधक नहीं है, ये आपको जानना है। परंतु, तथा, इसलिए, धीरे धीरे। तो आपको पता है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ये सब क्या है? हमारे समुच्चय बोधक हैं। जो धीरे धीरे शब्द दिया है ये एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो गया? यानी ये एक क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण हो गया। और बाकी 3 जो हैं वो हमारे क्या हो गए? समुच्चय बोधक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य पूछ रहा है। भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे भारत की आज भी और वर्तमान। आज भी और वर्तमान दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, या तो आज या तो वर्तमान। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, या तो केवल या तो मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, तो यह वाक्य गलत हो गया। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये वाक्य सही है और यही हमारे वाक्य का उत्तर भी है। ठीक है, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो देखो इसकी जो क्रिया है उस क्रिया में तालमेल नहीं है। या तो ये हो कि वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, या ये होना चाहिए कि वे जब वाराणसी गए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। ठीक है, इस तरह से तो दोनों सही करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर क्या है इसका? ग, सी।
नंबर 15, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। लाटानुप्रास है, यमक है, श्लेष है या वक्रोक्ति है। तो यहाँ पर हमें पता है जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, इस वजह से इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती के परिप्रेक्ष्य में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पानी का अर्थ है सम्मान, और चून के परिप्रेक्ष्य में पानी का अर्थ है जल से। ठीक है, तो इस तरह से 3 अर्थ आते हैं श्लेष अलंकार। आगे आता है नंबर 16, भगवान आपको कुशल मंगल रखे। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? अब भगवान आपको कुशल मंगल रखे वाक्य से ही हो रहा है कि ऐसे कामना की जा रही है। तो कामना करने वाले जो वाक्य होते हैं वो किस में होंगे? हमारे इच्छावाचक में। ऑप्शन दिया है संदेहवाचक, ऑप्शन दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन दिया है विधिवाचक या इच्छावाचक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। ऐसी हमारी इच्छा है कि भगवान आपको कुशल मंगल रखे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। आपको पता ही है, ऑप्शन दे रहा है स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि। तो आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर आपका क्या हो गया? स्वर। स्वर ही हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, भारी विपत्ति आना के लिए मुहावरा क्या होगा? अब हम बोलते हैं भारी विपत्ति आती है तो मुहावरा दिया है टेढ़ी खीर होना, 2 नावों पर पैर रखना, या बिजली गिरना, या 99 का फेर। तो देखो यहाँ पर दिया है भारी विपत्ति आने के लिए बिजली गिरना, इसका सही अर्थ मतलब मुहावरा होगा। तो इसका उत्तर हो जाए टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। हम कहते हैं कि ये तो बड़ा ही टेढ़ी खीर है, मतलब बहुत कठिन कार्य होना। 2 नावों पे पैर रखने का मतलब है कि जो एक समय में 2 तरफ हाथ मतलब अपना लाभ देखता है उसे कहते हैं। और 99 का फेर मतलब कि लाभ कमाने में लगे रहना या धन कमाने में लगे रहना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, बिजली गिरना। नंबर 19, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाएगा जो समूह का बोध कराते हैं। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। तो बिल्कुल सही, आपने देखते ही पहचान लिया, समुदायवाचक संज्ञा उसको कहेंगे जो समूह का बोध कराएंगे। जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक, और ठोस द्रव गैस धातु अधातु का बोध कराने वाले द्रव्यवाचक। तो हमारा समुदायवाचक समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निर्वाह में उपसर्ग है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निहि, निर या निरी। तो आप देखो ध्यान दीजिएगा, निर प्लस वाह से बना है निर्वाह शब्द। तो इसमें निर उपसर्ग है, तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नंबर 21, इनमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है ये बताना है। अब पूर्वी हिंदी की जो बोली है अवधी, कौरवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो अवधी है वो हमारी किसकी होती है? पूर्वी हिंदी की। बघेली पूर्वी हिंदी की, और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की। अब जो यहाँ पे कौरवी बची है, ये कौरवी हमारी पूर्वी हिंदी नहीं, ये हमारी पश्चिमी हिंदी होती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? यहाँ पे दिया है गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश क्या है? ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। तो घर में प्रवेश, तो ये हमारा क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी गृह का मतलब होता है घर में प्रवेश करना। जब घर में प्रवेश किया जाता है तो तत्पुरुष समास इसके अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें पूछ रहा है विराम चिन्ह। यानी कोई शब्द, शब्दांश या वाक्य या वाक्यांश को हमें अलग से दिखाना है। तो ऑप्शन दिया है अल्प विराम, विवरण, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। तो जो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है,
उससे हम किसी चीज को अलग दिखाते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन दिया है आपको सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जादू में गर प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। तो गर यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा प्रत्यय। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? घ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है ब्रह्मास्त्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो दिया है ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र और ब्रह्म प्लस अस्त्र। तो देखो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्म प्लस अस्त्र नहीं होगा, यहाँ पे दिया है ये ब्रह्म, इसमें भी और इसमें भी दोनों एक जैसा दिया है, दोनों ही गलत हैं, ये कट जाएंगे। ये शब्द है हमारा ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मा का जो अस्त्र है वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मास्त्र कहलाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ठीक है, चलो आगे आता है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन दिया है श, ऑप्शन दिया है श, ऑप्शन दिया है स, ऑप्शन दिया है ह। ठीक है, तो मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा यही, इसी को तो हम मूर्धा श कहते हैं। ठीक है, मूर्धा से उच्चारण होने वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ख आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा गया है। सिनेमा में, विज्ञान में, समाज सेवा में या साहित्य में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? घ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 28। संस्कृति शब्द का विशेषण होगा। आपको बताना है संस्कृति शब्द है, इसका अगर विशेषण बनाया जाए तो क्या बनेगा? संस्कृत, सांस्कृत, संस्कृति या सांस्कृतिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, सांस्कृतिक। संस्कृत शब्द में यानी संस्कृति शब्द में इक प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, तो संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक। ठीक, अगला आता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 29। सुहानी अब कॉलेज जाने लगी है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन दिया है परतंत्रता बोधक, शक्ति बोधक, आरंभ बोधक, इच्छा बोधक। हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ कहा है सुहानी अब कॉलेज जाने लगी है। जाने लगी है से हमें बोध होता है कि उसने काम की शुरुआत कर दी है। तो काम की शुरुआत जिस क्रिया से हमें महसूस होती है उसे हम आरंभ बोधक कहते हैं। ठीक है, वो हमारी कौन सी संयुक्त क्रिया होती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये बताना है। ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें जो विशेष फोकस है वो शिक्षक पर है, क्योंकि शिक्षक के साथ शिक्षक क्या है? वाक्य का कर्ता है, और वाक्य के कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर वह वाक्य हमारा क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है नंबर 31। कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी आपको बताना है। इसमें रचयिता की वर्तनी दी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी यानी क ख ग में से रचयिता आपको याद रखना है, रचयिता होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32। चिड़िया शब्द का बहुवचन बताना है। चिड़ियों, चिड़ियाओं या चिड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये चिड़िया शब्द है, मैंने आपको पहले ही बताया निर्विभक्ति रूप। ठीक है, पहला क्या है? निर्विभक्ति रूप। लिंग क्या है इसका? स्त्रीलिंग है।
कारांत क्या है, तो आपको पता चलता है या से अंत हो रहा है इसका, और हमें बताया गया है कि स्त्रीलिंग संज्ञा यदि या से अंत होती है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है चिड़िया में या जोड़ दिया, यानी चंद्र बिंदु लगा दिया, तो चिड़िया हो गया उसका बहुवचन, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 33। रात शब्द का बहुवचन क्या होगा? रात शब्द का बहुवचन बताना है। रातें, रातें, रातों, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर हमें पता है शब्द है हमारा स्त्रीलिंग, और कारांत क्या है, अ। तो अकारांत में हमें क्या लगाना है, अ को हटाकर ये लगा देना है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो शब्द हो जाएगा हमारा रातें, इस पर बिंदी आएगी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए नियम मैंने बताया है बहुवचन का बनाने का। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इनमें से सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। सौंदर्य है, सौंदर्यता है, सुंदरता है, या सौंदर्यकरण है? तो देखो, सुंदर शब्द अपने आप में क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो यह स्त्रीलिंग में बन जाता है। तो सुंदरता, सुंदरता होती है, यानी शब्द क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 दिया है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी किस रस के कवि हैं, पूछा जाता है। ऑप्शन दिया है करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस। तो आपको पता है कि बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि हैं, जो उन्होंने अपनी रचनाएं ली हैं अधिकतर श्रृंगार में लिखी हैं। ठीक है, आगे आता है 36, प्रश्न संख्या 36। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? यहाँ रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? रेखांकित क्या है, कौन। कौन किसको दिखा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमें पता चल जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्योंकि कौन क्या है, प्रश्न करने वाला शब्द है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण आपको बताना है। इसमें से पढ़वाया, नीला, विश्राम या तेज। तो कह रहा है कि क्रिया विशेषण बताना है, तो इनमें से क्रिया विशेषण है तेज। जैसे हम कहते हैं कि वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ता की क्रिया, मतलब दौड़ता क्या है, क्रिया, और उसका तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है ढ, ग, ड़ और ड। तो यहाँ पर जो हमारा दिया है ग, जिसे आप कहते हैं ज्ञान या ज्ञानी, ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 39। देव्यागम, देव्यागम शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बतानी है। तो देव्यागम शब्द में अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या गुण संधि है? तो देखो, जो देव्यागम शब्द है ये हमारा है देवी प्लस आगम से बना है। ठीक है, देवी प्लस आगम। तो इसमें यानी ये अंतिम ई और इसका आ ये मिलकर बनाता है, तो ये हमारा देव्यागम शब्द बन जाता है। इसमें यण संधि होगी। ठीक है, आपको ये नियम पता ही है, इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 40। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या रघुवीर सहाय। तो संसद से सड़क तक जो काव्य है इसके रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ख हो जाएगा भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41। निम्न में से संभाव्य भविष्यकाल है। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य मतलब जहाँ भविष्य में संभावना हो। इस माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी, अरविंद अब तक पहुंच चुका होगा, शायद शाम तक बारिश हो जाए,
तुम्हारे आने पर ही मैं जा पाऊंगा। तो देखो संभाव्य, एक तो भविष्य और उसमें भी संभावना। तो देखो हो जाए, एक भविष्य आ गया और फिर यहाँ पर शायद। तो यही हमारा क्या है, नहीं, जिसमें दो क्रियाएं आपकी भविष्य वाली दिखें। तो वैसे भी हमें पहचान करते हैं जिसमें हो सकता है, लगता है कि, मुझे लगता है कि, संभवतः, शायद, ऐसे शब्द जुड़े होते हैं तो वो वाक्य हमारा क्या हो जाता है, संभाव्य में आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही श्यार अतहि आनंद उर्धारत। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तो यहाँ पर पंक्ति कह रही है कि सिर पर बैठकर जो काग है वो क्या कर रहा है, दोनों आँखों को निकाल के खा रहा है। किसी लाश के सिर पर बैठा हुआ है, दोनों आँखों को निकाल के खा रहा है, जीभ को खींच के सियार ले जा रहा है और मन में आनंद मना रहा है। तो इसमें क्या है, घृणा उत्पन्न होती है। तब घृणा उत्पन्न होती है सो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, विभत्स रस। यानी इसमें स्थायी भाव घृणा है, इसका जुगुप्सा है, तो विभत्स रस इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। आगे आता है हमारा प्रश्न छ और झ ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? छ और ध्वनियाँ आती हैं हमारी मूल स्वर, घोष वर्ण या संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो छ और ध्वनियाँ जो उच्चारण है इनका वो तालव्य स्थान से होता है। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएंगी, तालव्य के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 44। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम आपको चुनना है। ऑप्शन क दिया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी या पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, या संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो देखो आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारी संस्कृत होती है तो हम पहले नंबर पे देखेंगे, इन तीन ऑप्शन में संस्कृत है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे पाली होती है संस्कृत के बाद, तो पाली यहाँ है, इसमें नहीं है तो ये कट गया। अब इसके बाद देखेंगे, पाली के बाद प्राकृत है, यहाँ भी है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, यहाँ भी अपभ्रंश दिया है, और अपभ्रंश के बाद यहाँ सौरसेनी, और यहाँ पे खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद यहाँ सौरसेनी दिया है, तो और फिर यहाँ पे पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी खड़ी बोली है इसकी उत्पत्ति सौरसेनी से हुई है, तो पहले सौरसेनी आना चाहिए ना कि खड़ी बोली, तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या मिल गया, हमारा क हो गया। ठीक है, पहला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। देशभक्ति किस समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो देशभक्ति का हम जो समास विग्रह करते हैं तो हमें पता चलता है देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो जो देश के लिए भक्ति, अब के लिए आ रहा है, उद्देश्य भक्ति का क्या है, देश है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो किसके अंदर आ जाएगा, ये संप्रदान तत्पुरुष के अंदर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो दोहा छंद है हमारा, उसके प्रथम और तृतीय चरण में हमारी 13 मात्राएं होती हैं। देखो 13 और 11 मात्राएं दोहा के अंदर होती हैं, यानी प्रथम और तृतीय चरण में और द्वितीय और चतुर्थ चरण में। तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं जिसमें होती हैं, तो वो होता है दोहा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। आपको बताना है एक रेखांकित शब्द जो है वो एक विशेषण है। कौन सा है रेखांकित शब्द? कुछ। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे तो इसमें कुछ, तो ये कह रहा है कि जो कुछ शब्द है इसका आपको भेद बताना है। क्या गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो आपको पता है कि कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, हमें पता ही नहीं है कितने बच्चे हैं, इसमें निश्चित कुछ नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका उत्तर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अब हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है।
अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा से पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। प्रश्न कहता है कि इनमें किससे रहित राज्य किस काम का, मतलब किससे रहित राज्य किस काम का, तो पहली पंक्ति में कहा है अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन दे रहा है भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से। तो आंसर मिल गया आपको, प्रियजनों से रहित जो जगत है वो किस राज्य, वो किस काम का, ये दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ने अगला, अपने प्रियजनों से, अभी इसमें वही है, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कि दिए गए गद्यांश में जगत का अर्थ बताना है। तो जगत शब्द इसमें जो आया उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ समाज से है, संसार से है, देश से है या प्रदेश से है। तो यहाँ पे जो जगत शब्द आया है, देखो कितनी जगह पहले आया था यहाँ पे जगत, जगत के मंगल सूत्र, और इसके बाद यहाँ पे भी आया है एक बार जगत। तो इस जगत का अर्थ जो है वो संसार से है, दुनिया से है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 50। अच्छा, इसमें ना अनुवाद दिया है, आपकी परीक्षा में अनुवाद भी आता है। तो कह रहा है कि ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरीक्षर हैं। उपर्युक्त वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विलेजर्स आर इलिटरेट। ख ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम आर इलिटरेट इन दिस विलेज। ग ऑप्शन कहता है कि द विलेजर्स हेयर मोस्टली आर इलिटरेट। और घ कह रहा है द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट। तो इसका जो सही अनुवाद होगा वो होगा आपका घ, द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये 50 प्रश्न यहाँ पे हल किए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देती हूँ कि आप में से जिन छात्रों ने इस प्रश्न पत्र को पहले हमारे एप्लीकेशन पर नहीं हल किया है, तो पहले आप एप्लीकेशन पर उसे हल कर लीजिए। कहाँ पे जाके आपको करना होता है वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। मैं यहाँ पे तेज गति से आपको समझाती हूँ। तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर आपको इसे डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज़ में जाना है, वहाँ पर आपको वीडियो का दिया हुआ है ये पहला T17 आपको ये कोड दिया हुआ है, वहाँ पे जाके करना है। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले टेस्ट पेपर दिया करिए, फिर इसकी व्याख्या मुझसे सुन लिया करिए, समझ लिया करिए, ठीक है। तो मैं तेज़ गति से यहाँ पे आपको समझाती हूँ, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में इन 50 प्रश्नों को लगभग 30 से 35 मिनट में समेटना होगा हर हाल में, ठीक है। और ये जो आपके प्रश्न है, ये हिंदी का प्रश्न ऐसा है कि आपकी परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त करा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के साथ।